नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस्ड क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है हिस्ट्री के जो 25 MCQ क्वेश्चंस हैं जो कि हम डेली कर रहे हैं। तो उसके आज जो है वो 6 डेज यानी 7 डेज यानी 7वां दिन है। तो अब हम इन क्वेश्चंस के बारे में शुरुआत करते हैं, ठीक है। और समय को ना खराब करते हुए सीधे अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, लिखा हुआ है दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई। यानी दीन ए इलाही एक धर्म था और ये दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा स्थापित किया गया। हम सबको पता है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी और इस धर्म को सबसे पहले मानने वाला और पहला और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल था, ठीक है। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी, पहला और अंतिम हिंदू, पहला और अंतिम हिंदू जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया वो कौन था? वो आपका बीरबल था। कौन था? बीरबल था, जिसे आप क्या बोलते हैं? महेश दास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महेश दास भी कहते हैं। बीरबल का वास्तविक नाम जो था वो महेश दास था और इसके द्वारा ही क्या है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई। 4 ऑप्शन है। गुरु नानक देव, इनके द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई। कौन सा? सिख धर्म की स्थापना की गई। कबीर की यदि आप बात करते हैं तो कबीर भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कौन सा? भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और भक्ति आंदोलन में जो निर्गुण काव्य धारा है यानी जो निर्गुण सखा है, निर्गुण भक्ति की धारा है, उससे जुड़े हुए हैं। अकबर के द्वारा आपका दीन इलाही और शाहजहां के समय में कहा जाता है कि जो सूरदास हुए वो शाहजहां के समकालीन थे और इनके समय में जो आपका कृष्ण अवतार यानी कहें जो कृष्ण की कथाएं उनके बारे में उस समय प्रचार प्रसार चल रहा था। और शाहजहां के शासनकाल में ही कहा जाता है कि जो है ताजमहल का निर्माण कराया गया। इसका डिस्क्रिप्शन सामने लिखा हुआ है कि दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी, जो 1582 में आगरा का मुगल या कहें आगरा का शासक या मुगल बादशाह था। वह अपने साम्राज्य के धर्मों के कुछ तत्वों को मिलाने का इरादा रखता था और इसीलिए उसने हिंदू और जो इस्लाम है उसके धर्मों को मिलाकर क्या है, एक नया धर्म दीन इलाही धर्म बनाया। बाद में इसमें क्या है, जो जैन, जो बौद्ध और पारसी धर्म है उनकी शिक्षाओं को भी शामिल किया गया। अतः सही उत्तर क्या है आपका? इसका 3 है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रदर्शन कला का संबंध सुयुक्त पाणिग्रही से है? आपके 4 ऑप्शन है, पेंटिंग, वायलिन, नृत्य और खेल। इनमें सुयुक्त पाणिग्रही, ठीक है, ये एक नृत्यांगना है, ठीक है। ये कौन है? एक नृत्यांगना है, यानी कि नृत्य करने वाली जो है एक महिला है। और ये कहा जाता है कि ये किससे है? नृत्य से संबंधित है। और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य से संबंध रखती हैं। कौन से? उड़ीसा राज्य से संबंध रखती हैं। देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ये महिला है और इन्हीं के द्वारा क्या है कि इस नृत्य की शैली को जो है जीवित किया गया। ओडिसी नृत्य की यदि हम बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन देखिएगा। नृत्य वह कला है जो संयुक्त पाणिग्रह से जुड़ी है। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओडिसी के अग्रणी प्रतिपादक थे वह कम उम्र में इस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य को अपनाने और इसके भव्य पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने वाली ओडिया महिला थी। नृत्य और संबंधित गतिविधियों में उनके योगदान की मान्यता में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अतः सही आंसर 3 है। अकबर के दरबार का सबसे प्रतिष्ठित हिंदी कवि कौन था? यदि आप अकबर के दरबारों की बात करते हैं तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे और इन नवरत्नों में यदि कवियों की बात करते हैं तो उसमें एक नाम आता है अब्दुल रहीम, जिसके लिए खान खाना की उपाधि दी गई। इसका नाम रहीम, तो ये था आपका अब्दुल रहीम खान खाना था, ठीक है। बीरबल, उसका कहा जाता है कि एक व्यंग्यकार था। बीरबल कौन था? एक व्यंग्यकार, व्यंग्यकार था। जबकि राजा मान सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये अकबर के एक सेनापति थे, ठीक है। भगवान दास भी उसके नवरत्नों में एक थे।
लेकिन अब्दुल रहीम उनके लिए इसको खान खाना की उपाधि दी गई। वो कौन था? अकबर के समय में ही एक महान या प्रतिष्ठित हिंदी का कवि था। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा कि अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के दरबार के सबसे प्रतिष्ठित हिंदी कवि थे। वह अपने दरबार के 9 महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक थे, ठीक है, जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता था। रहीम को उनके हिंदी दोहों के लिए जाना जाता है। अकबर के द्वारा उनको जो है खान खाना की उपाधि दी गई, ठीक है। ज्योतिष पर उनकी किताबें लिखी गई हैं। खान खाना गांव, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया है, भारत के पंजाब राज्य के नवांशहर जिले में स्थित है, ठीक है। 2014 में इंटरग्लो फाउंडेशन और आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चरल यानी AKTC ने अब्दुल रहीम खान खाना के मकबरे का संरक्षण और जो है उसके पुनर्स्थापना के लिए एक परियोजना की घोषणा की है, या उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो देखो, अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। कल हमने पढ़ा भी था कि चित्तौड़ विजय के दौरान यानी चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसका जो दरबारी इतिहासकार है, जो उसका दरबारी कवि है, वो कौन था? अमीर खुसरो उसके साथ में था। अमीर खुसरो के बारे में आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, ठीक है। वह दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों के शाही दरबार से जुड़े एक उत्कृष्ट शास्त्रीय कवि थे। उनका बचपन का नाम अब्दुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। उनका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कासगंज में, ठीक है, कासगंज के पटियाली में हुआ था, ठीक है। और उन्होंने अपने शासन के दौरान खजाइनुल फुतूह लिखा था। इसका सही आंसर 4 है। किस चोल राजा ने सियोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजराजा प्रथम के द्वारा क्या है? सियोन यानी कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त की गई थी। सियोन की बात होती है तो होती है श्रीलंका का द्वीप। सही है, किसके द्वारा की गई? राजराजा प्रथम के द्वारा की गई। कहा जाता है राजराजा प्रथम ने अपने आक्रमण के दौरान तत्कालीन श्रीलंका की राजधानी को जो है नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनके पास अपनी एक महत्वपूर्ण नौसेना या जल सेना भी थी, जिसके द्वारा क्या है, वह अपने आक्रमणों को अंजाम दिया करते थे। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में यही लिखा हुआ है कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक, ठीक है, ठीक है, राजराजा सियोन पर विजय प्राप्त करने वाले चोल राजाओं में एक। सही है, लिखा हुआ है थिरुवलंगडू ताम्र प्लेट के शिलालेखों में उल्लेख है कि राजराजा की सेना ने जहाजों से समुद्र को पार किया और सिंगल द्वीप की 1400 साल पुरानी राजधानी अनुराधापुरा को नष्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सिंगल द्वीप की राजधानी क्या थी? अनुराधापुरा थी, जो कि राजराजा प्रथम के द्वारा क्या है, समाप्त कर दी गई। उन्होंने 985 से 1014 सी के बीच मध्यकालीन तमिलनाडु के चोल साम्राज्य, उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों, श्रीलंकाई क्षेत्र के 2/3, मालदीव और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उन्होंने मालाबार तट, ठीक है, मालदीव और श्रीलंका के बंदरगाहों पर कई नौसैनिक अभियान भी चलाई थी। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के क्षेत्र में आयोजित बौद्ध संगति की अध्यक्षता की? कहा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति 1ली ईस्वी में हुई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा की गई थी। और इसी बौद्ध संगति में, ठीक है, जो वसुमित्र थे वो कनिष्क के समय में समकालीन थे। कहा जाता है ये गांधार से आए थे और इन्होंने इस संगति का, जो कुंडलवन कश्मीर की जो चौथी संगति है, उसकी अध्यक्षता की थी। लिखा हुआ है वसुमित्र सरस्वतीवाद स्कूल के एक बौद्ध भिक्षु थे जो 2री शताब्दी में विकसित हुए। गंधार के मूल निवासी, जिन्होंने कनिष्क प्रथम द्वारा प्रशासित कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की, ठीक है। महाविवास में योगदान के रूप में उनका जो योगदान है वो अमूल्य है। उन्होंने सरस्वतीवाद स्कूल के तंबू का बचाव करने के लिए एक थीसिस सामने रखी कि धर्म अतीत और भविष्य के साथ साथ वर्तमान में भी मौजूद है। यानी धर्म भूतकाल में भी था, भविष्य में भी होगा और वर्तमान में भी उपलब्ध है। ये किसकी परिभाषा है? ये आपके सरस्वतीवादी के जो संस्थापक है वो वसुमित्र की परिभाषा है। इसके साथ साथ वे वर्तमान में कार्य कारण प्रभाव को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक धर्म भविष्य में नाम मात्र या अव्यक्त अवस्था में मौजूद रहता है, ऐसा उनका कथन है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों
और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है? हड़प्पा की यदि आप मोहरों को देखते हैं तो हड़प्पा की मोहरों पर आपको हाथी है, ठीक है, इसके अलावा गेंडा है, इसके अलावा बाघ है। इन जानवरों के चित्र जो है वहां पर देखने को मिलते हैं। एक सरंगी बैल है, इस प्रकार के वहां पर चित्र आपको मोहरों पर मिलते हैं। लेकिन कोको जो है, कोको एक पक्षी है और ये एक काल्पनिक चित्र है। इसका कोई भी संबंध जो है हड़प्पा की सभ्यता के साथ नहीं है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के साथ नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि कोको एक जानवर है, इसे हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला पर प्रदर्शित नहीं किया गया था। सभ्यता के विभिन्न स्तरों से प्राप्त कला के रूप में मूर्तियां, मोहरे, मिट्टी के बर्तन, सोने के आभूषण, टेराकोटा की आकृतियां आदि शामिल हैं। मानव और पशु आकृतियों का उनका चित्रण अत्यंत सावधानी से किया गया था। यदि आपने कोको को ट्रेलर और पोस्टर को देखा है तो इसे पेपिटा के रूप में देखा जा सकता है। इसमें चील के एक पंख, एक शेर का शरीर, एक छिपकली की पूंछ और एक मुर्गे के पिछले पैर के साथ साथ आश्चर्यजनक काल्पनिक रंगों से भरा गया है। यानी कोको क्या है? एक काल्पनिक जो है रचना है जो कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल के स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो होयसल के स्मारक यदि आप बात करते हैं तो ये हम्पी और होसपेट है, हेलबिट और बेलूर है, मैसूर और बेंगलुरु है, श्रृंगेरी या धारवाड़ है। तो होयसल स्मारक की यदि हम बात करते हैं तो ये हेलबिट और बेलूर में पाए जाते हैं, हेलबिट और बेलूर में, ठीक है। होयसल वास्तुकला 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के अधीन विकसित हुई थी, ठीक है। इसके तहत विकसित हिंदू मंदिर वास्तुकला जो है होयसल प्रभाव को रखते हैं, जिसे आज भी दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में देखा सकता है। 13वीं शताब्दी में होयसल प्रभाव अपने चरम पर था जब इसने दक्षिणी दक्कन के पठार क्षेत्र पर शासन किया। कुछ 300 मंदिरों को कर्नाटक में राज्य में जीवित करने के लिए जाना जाता है और कई शिलालेखों में वर्णित है। हालांकि केवल 70 के बारे में ही प्रलेखित किया गया, यानी कि जो आपके द्वारा यहाँ पर 300 से ज्यादा मंदिर बनवाए गए हैं, उनमें वर्तमान में 70 मंदिरों का जो है अवशेष या कहे 70 मंदिरों की जो सूचना है वही प्राप्त होती है, बाकी के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती। लेकिन अधिकांश अनुश्रुतियों में क्या है, इनके बारे में कहा गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो स्थापना है वो हैदर अली द्वितीय के द्वारा की गई, सॉरी हैदर अली द्वितीय नहीं, टीपू सुल्तान के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? टीपू सुल्तान के द्वारा जो है, टीपू सुल्तान के द्वारा। किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा जो है यहां पर भैया टीपू सुल्तान के द्वारा। किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा। टीपू सुल्तान के द्वारा जो है वो आधुनिक तर्ज पर विदेशों में भी क्या है, दूतावासों की स्थापना की गई। कहा जाता है टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की सहायता, जैकोबिन क्लब की भी जो है सदस्यता ली। उसने यहाँ पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की फ्रांसीसियों के सहयोग के साथ। उसने वर्तमान समय के जो आधुनिक दूतावास है उनके समकक्ष क्या है कि विदेशों में दूतावास की जो है स्थापना की थी। लिखा हुआ है टीपू सुल्तान भारतीय शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक तर्ज पर दूतावास स्थापित किए। टीपू सुल्तान को टीपू साहब या मैसूर के शेर या मैसूर के बाघ के रूप में भी जाना जाता है। वे मैसूर साम्राज्य के शासक और रॉकेट तोपखाना के अग्रणी थे। उन्होंने अपने शासन के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों का परिचय दिया, जिसमें एक नई सिक्का प्रणाली और एक कैलेंडर, ठीक है, एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल है, जिसने मैसूर रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की। उन्होंने एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान ब्रिटिश सेना और उनके सहयोगियों को आगे बढ़ने के खिलाफ और रॉकेट भी तैनात किए। यानी कि रॉकेट प्रणाली की शुरुआत भी भारत में किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा की गई थी। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे कड़ा प्रतिरोध किसके द्वारा किया गया? तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे कड़ा प्रतिरोध मराठों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मराठों के द्वारा किया गया। मराठों के राज्य की स्थापना कहा जाता है कि जो एक शिवाजी के द्वारा की गई, जो एक सामान्य सरदार थे, लेकिन अपनी योग्यता के दम पर उन्होंने क्या है, मराठा को पूरे भारत में जो है एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। औरंगजेब के पश्चात जो मुगल शासक हुए वो इतने योग्य नहीं हुए कि मराठों से लोहा ले सकते, और मराठों ने क्या है
कि इस प्रकार संपूर्ण भारत पर अपने एक छत्र राज्य को स्थापित किया था और उन्होंने अंग्रेजों को भी कड़ी टक्कर दी थी। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। मराठों की नींव रखने वाले शिवाजी ऐतिहासिक दृष्टि से एक मामूली सरदार थे, लेकिन एक बहादुर राजा थे जिन्होंने वास्तव में मुगलों को चुनौती दी थी और एक महान सल्तनत को या महान सत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई? शिवाजी के द्वारा की गई। मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा शुरू करने का प्रयोग के कारण विफल रहा। ठीक है, कहता है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जिसके कारण उसके राज्य को नुकसान हुआ और इन्हीं में एक उसका डिसीजन था सांकेतिक मुद्रा को चलन करना, सांकेतिक मुद्रा का चलाना। लेकिन बेहिसाब या कहें बेतहासा नकली सिक्कों को डालने के कारण क्या है, उसकी योजना फ्लॉप हो गई और राज्य को घाटा उठाना पड़ा। तो नकली सिक्कों का बड़े पैमाने पर खनन या नकली सिक्कों का बड़े पैमाने पर जो है ढालना, कहा जाता है कि इसके समय में सबसे ज्यादा सुनार थे। ठीक है, और यही लोग सिक्कों को डालने का काम किया करते थे। तो इन्होंने सोने और चांदी के स्थान पर पीतल और तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो पीतल और तांबे के जो सिक्के हैं वो इसी के समय में चलाए गए, लेकिन बहुतायत में ये नकली सिक्के चलाए गए, जिसके कारण क्या है, ये योजना फ्लॉप हो गई थी। डिस्क्रिप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान किसने जारी किया? तो कहा जाता है कि यह फरमान शाह आलम द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान 1765 में 12 अगस्त 1765 को जारी किया गया। ठीक है, उसका असली नाम अली गौहर। इसका नाम शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? अली गौहर था। ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से जो है एक ढहते मुगल साम्राज्य का सम्राट वह आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे। वह 16वें मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे। वह एक ढहते मुगल साम्राज्य का सम्राट बन गया। उसके शासनकाल में उसकी शक्ति का इतना विस्तार हुआ कि फारसी भाषा में एक कहावत का जन्म हुआ। उन्होंने कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा, मुख्य रूप से अफगानिस्तान के अमीर अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, जिसके कारण पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। अतः सही उत्तर एक है। लिखा हुआ है चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? बलबन के, फिरोज शाह तुगलक के, इल्तुतमिश के या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में? तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने जो भारत पर आक्रमण किया उस समय यहाँ का राजा था इल्तुतमिश। कहता है ये गुलाम वंश के संस्थापक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी क्या है, इसको एक दास के रूप में खरीदा था। तो यानी कि जो इल्तुतमिश था इल्तुतमिश के द्वारा क्या है, इन चंगेज खान के जो नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर पहला आक्रमण किया। ठीक है, और इल्तुतमिश ने बड़ी ही कुटिलता पूर्वक क्या है, इसको जो है भारत पर आक्रमण होने से रोका। ठीक है, इल्तुतमिश उस समय कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ये कहा बदायूं की इक्ता का गवर्नर था। सामने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस हिस्से को बाबुल यानी मक्का का द्वार कहा जाता है? बाबुल मक्का कहा जाता था, मक्का का द्वार कहा जाता था। तो भैया जब मुगल काल का समय पीरियड था उस समय जलयान के द्वारा यात्राएं हुआ करती थी और सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो सूरत के जरिए जो है यहाँ से व्यापार या सूरत के जरिए मक्का या हज को जाया जाता था। तो सूरत के लिए क्या है, बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। ठीक है, जहाजी जो बेड़े हैं वो मक्का की यात्रा पर ले जाया करते थे। लिखा हुआ है मुगल काल में सूरत को बाबुल का मक्का कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। इसे मक्का के द्वार के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि कई तीर्थयात्री सूरत से समुद्री मार्ग से रवाना होते हैं। मुगल साम्राज्य के सम्राट ने मुजफ्फर शाह तृतीय के अधीन
गुजरात सल्तनत पर कब्जा कर लिया। उसने 1584 में सल्तनत को फिर हासिल करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इस क्षेत्रों पर मुगलों का अधिपत्य था। पूर्व सल्तनत के रईसों ने अगले सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान विरोध और विद्रोह करना जारी रखा, लेकिन कोकलतास और उनको उत्तराधिकारी वायसराय ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। इसलिए 4 उत्तर सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा युगम सही सुमेलित है? दीवाने बंदगानी तुगलक वंश, दीवाने मुस्तक राज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। तो दीवान ए बंदगान की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, दीवाने बंदगान की है, दीवाने बंदगनी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्थापित हुआ। ठीक है, लिखा हुआ है दीवाने बंदगनी तुगलक वह जोड़ी थी जो सही सुमेलित है। तुगलक वंश तुर्क भारतीय मूल का एक मुस्लिम राजवंश था जिसने मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसका शासन 1320 में दिल्ली में शुरू हुआ जब गाजी मलिक ने गियाथ अल दीन तुगलक के शीर्षक के तहत सिंहासन ग्रहण किया। राजवंश 1413 में समाप्त हो गया। राजवंश ने मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय पहुंच का विस्तार किया था और 1330 और 35 के बीच अपने चरम पर पहुंच गया। इसने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, इसलिए सही उत्तर 1 है। लिंगराज का मंदिर किस शहर में स्थित है? बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिंगराज का जो मंदिर है वो कहां पर है भैया? भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज का मंदिर कहां पर है? भुवनेश्वर में स्थित है। बीजापुर एक सल्तनत थी, कोलकाता में जो है अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया। श्रवण बेलगोला जो है वो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो समाधि ली गई थी संलेखना विधि के द्वारा। ये इसके बारे में इतिहास है। 16 का ये देखिएगा, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, ये भारतीय राज्य ओडिशा की राजधानी है। यह एक हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर भुवनेश्वर शहर का सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क है जो राज्य के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। मंदिर का मध्य मीनार 180 फुट ऊंचा है। मंदिर कलिंग वास्तुकला के प्रोटोटाइप का प्रतिनिधित्व करता है और भुवनेश्वर में स्थापत्य परंपरा के मध्ययुगीन चरणों का समापन करता है, इसलिए इसका 1 उत्तर सही है। निम्नलिखित में कौन सा युग वंश और उनके संस्थापकों का गलत है? गुलाम वंश बलबन, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, द्वितीय अफगान साम्राज्य शेरशाह सूरी। तो ये सभी सही है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो गुलाम वंश का संस्थापक बलबन दे रखा है वो गलत है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है वो इल्तुतमिश हुआ, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, बाद में वो उसका दामाद भी बन गया। तो इस प्रकार ये पहला ऑप्शन इसमें गलत है। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, अल नहीं है यहाँ पर, उद्दीन है, जो मुस्लिम जनरल और बाद में घुर के सुल्तान मोहम्मद के पसंदीदा दास थे। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन के पिता तुर्क और माता पंजाब की जाट महिला थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक मुस्लिम राजवंश था। इसने 1290 और 1320 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया। दूसरा अफगान साम्राज्य शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया। शेरशाह सूरी लंबे समय तक नहीं रहे क्योंकि उनके उत्तराधिकारी अक्षम थे, इसलिए द्वितीय अफगान साम्राज्य जो है वो बहुत जल्दी ही समाप्त हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाबर मूल रूप से कहां से आया था? बाबर मूल रूप से कहां से आया था? तो बाबर मूल रूप से कहा जाता है कि फरगना का शासक था। ठीक है, बाबर मुख्य रूप से फरगना का शासक था। ठीक है, उमर शेख मिर्जा का पुत्र था और ये फरगना से कहां पर भारत में शासन करने के लिए फरगना पर राजा, फरगना के राजा रहते हुए इसने जो है समरकंद के लिए जीता। देखिएगा आधुनिक उज्बेकिस्तान में है जो समरकंद है, तो फरगना। ठीक है, वो गवर्नर उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे और तैमूर के परपोते थे। 1494 में 12 वर्ष की आयु में उसने अपनी राजधानी अखनसिकेट में फरगना के सिंहासन पर विजय प्राप्त की और विद्रोह का सामना किया। उसने 2 साल बाद समरकंद को हरा दिया, लेकिन जल्दी फरगना को खो दिया और प्रशासन फरगना को फिर से जीतने के प्रयास में उसने समरकंद पर अपने नियंत्रण को खो दिया। इसलिए पहला उत्तर सही है, यानी कि बाबर कहां का? फरगना का निवासी था।
इस्लाम के निम्नलिखित में कौन सा स्रोत पैगंबर मोहम्मद की प्रथाओं से जुड़ा है? इस्लाम की यदि हम बात करते हैं तो इस्लाम के स्रोतों में निम्न में से कौन सा स्रोत पैगंबर मोहम्मद की प्रथाओं से जुड़ा हुआ है? कुरान इस्लाम की एक पवित्र पुस्तक है, फिका, हिदाया, ये भी उसके कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, लेकिन सुन्नत जो आता है, सुन्ना जिसके लिए कहा जाता है, ये पैगंबर मोहम्मद की प्रथाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, सुन्नत इस्लाम का स्रोत है जो पैगंबर मोहम्मद की प्रथाओं से जुड़ा है। यह साहित्य का निकाय है जो इस्लामिक समुदाय के सामाजिक और कानूनी दोनों तरह के पारंपरिक रीति रिवाजों और प्रथाओं पर चर्चा करता है और उन्हें निर्धारित करता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से शिक्षाओं, कर्मों और कथनों के मौखिक रूप से प्रसारित रिकॉर्ड इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद की मूक अनुमतियों के साथ साथ मोहम्मद के साथियों के बारे में विभिन्न रिपोर्टों पर आधारित नहीं है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में किया गया। कब किया गया? 1664 में। और लुई 14वें के शासनकाल में, जब फ्रांस में लुई 14वें का शासनकाल था, उस समय क्या है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कहां पर? कालीकट में, सॉरी सूरत में। ठीक है, 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया और 1669 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में एक और फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया था। लेकिन लुई 14 के शासनकाल के दौरान 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने बीजापुर के सुल्तान से पांडचेरी नामक गांव प्राप्त किया और उस पर एक संपन्न शहर की स्थापना की जो बाद में फ्रांसीसियों का मुख्य गढ़ बना। अतः दूसरा उत्तर सही है। सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार किया करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके साथ व्यापार किया करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है, जो ये इंगित करता है कि इन दोनों के बीच में क्या था, कपास का व्यापार हुआ करता था। बेसिकली कुछ मोहरें मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता की प्राप्त होती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में भी मेसोपोटामिया की कुछ मोहरें प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः दोनों के बीच व्यापार हुआ करता था। रेशम है, कपास है, ठीक है, धातुएं हैं, इन सब का व्यापार किससे? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, लिखा हुआ है सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार करते थे। व्यापार किए जाने वाले अधिकांश सामान टेरिकोटा के बर्तन, मोती, सोना, चांदी, फिरोजा और लापिस लाजुली जैसे रंगीन रत्न, धातु, चकमक पत्थर, समुद्री सीप और मोती थे। सिंधु घाटी के लोगों ने सिंचाई प्रणाली और पानी की आपूर्ति की शक्ति को नियंत्रित किया था। इसने लोगों को अपने और दूसरों के लिए एक स्थिर तरीके से प्रदान करने और बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन करने की अनुमति दी, जिससे वे अपने पुराने खानाबदोश तरीकों की अपेक्षा कर सके। यही कारण है कि सिंधु घाटी के लोगों के लिए कृषि इतनी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अतः इसका सही आंसर 2 है। भारतीय राष्ट्रीय गीत के बारे में कथन दे रखा है, सही उत्तर बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचित था। यदि हम भारतीय राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो ये भारतीय राष्ट्रीय गीत पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचित था? भारतीय राष्ट्रीय गीत बी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित था। ठीक है, आनंद जो मठ है उसमें इसके लिए उन्होंने कहा था कि शामिल किया था 1870 के दशक में। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कविता पहली बार प्रस्तुत की गई और 1905 में राजनीतिक सक्रियता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक लोकप्रिय मार्चिंग गीत बन गया। गीत के पहले 2 छंदों को अक्टूबर 1973 में कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा अगस्त 1947 में औपनिवेशिक शासन के अंत से पहले भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, ब्राह्मण धर्म के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला है यह पूर्ण अहिंसा का प्रचार करता है, दूसरा है यह भक्ति में विश्वास करता है, तीसरा यह प्राणों के अधिकार में विश्वास करता है,
चौथा, ये देवी देवताओं के विभिन्न रूपों में विश्वास करता है। तो ब्राह्मण धर्म की यदि हम बात करते हैं तो ये देवी देवताओं के विभिन्न रूपों में विश्वास करता है। ये पुराणों की भी बात करता है, पुराण, उपनिषद, वेद इत्यादि के बारे में ब्राह्मण धर्म बात करता है। ठीक है, ये भक्ति में भी विश्वास करता है, भक्ति के द्वारा ये मोक्ष की बात कहता है, लेकिन ये पूर्ण अहिंसा का प्रचार नहीं करता है। ठीक है, ब्राह्मण धर्म में कहीं पर भी पूर्ण अहिंसा का प्रचार कहीं पर भी नहीं किया गया है। इसीलिए इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट, कि ब्राह्मण धर्म पूर्ण अहिंसा का प्रचार नहीं करता है। यह सर्वथा गलत है कि यह ब्राह्मण धर्म के संबंध में पूर्ण अहिंसा का उपदेश देता है। ब्रह्म की चर्चा हिंदू ग्रंथ में आत्मान, व्यक्तिगत, अव्यक्तिगत या परा ब्राह्मण दार्शनिक विद्यालय के आधार पर इन गुणों के विभिन्न संयोजनों में की गई है। हिंदू दर्शन के विभिन्न विद्यालयों में ब्राह्मण प्रमुख आध्यात्मिक छवि है। यह तत्व मीमांसा के दो केंद्रीय प्रश्नों की विविध चर्चाओं का विषय है। यानी कि ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक जाति का नाम भी है और ब्राह्मण ग्रंथ भी है जो कि वेदों को समझने के लिए लिखे गए, और इनमें क्या है, इनमें बहुत सारे दर्शन के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ पर अहिंसा की बात ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं की गई है। हरिहर और बुक्का के संबंध में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 24, हरिहर और बुक्का के द्वारा किस भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा कहा जाता है कि संगम वंश में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, ये विवादास्पद है, कुछ लोग इसके बारे में अलग मत देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, जो कि संगम युगीन वंशों में पहला वंश था। हरिहर इनमें बड़ा भाई था, जबकि बुक्का उसका छोटा भाई था। बहमनी, मराठा और तुगलक ये अलग वंश थे। ठीक है, इनकी अलग अलग लोगों के द्वारा स्थापना की गई। हरिहर और बुक्का के संदर्भ में पहला ऑप्शन यानी कि ए सही है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की, जो एक भारतीय साम्राज्य है जिसे कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है, जो दक्षिण भारत में डेक्कन पठार क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, इसकी स्थापना 1336 में संगम वंश के हरिहर और उनके भाई बुक्का राय ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कई अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। हिंदू जाति व्यवस्था सामान्य और कठोर रूप से पालन की जाती थी। प्रत्येक जाति का प्रतिनिधित्व बड़ों के एक स्थानीय निकाय के द्वारा किया जाता था, जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। तटीय कर्नाटक में मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व अपने समूह के द्वारा किया गया, इसलिए एक उत्तर सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन, भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले प्रथम आचार्य निम्नलिखित में से कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले, भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले निम्नलिखित में से पहले आचार्य कौन से थे? रामानुज थे, शंकराचार्य थे, माधवाचार्य थे या वल्लभाचार्य थे? आंसर देंगे। सही आंसर है इसके रामानुज थे। भक्ति आंदोलन की यदि हम बात करते हैं तो रामानुज के द्वारा क्या है, इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, इन्होंने अपने गुरु जो है उनका नाम था यादव प्रकाश। यादव प्रकाश ने से क्या है, इन्होंने शिक्षा प्रदान की और दार्शनिक आधार के रामानुज भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले पहले आचार्य और हिंदू धर्म के भीतर श्री वैष्णववाद परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे। रामानुज के गुरु यादव प्रकाश थे, एक विद्वान जो अधिक प्राचीन अद्वैत वेदांत मठवासी परंपरा का हिस्सा थे। श्री वैष्णव परंपरा का मानना है कि रामानुज अपने गुरु और अद्वैतवादी अद्वैत वेदांत से सहमत होने में विफल रहे और इसके बजाय तमिल अलवर परंपरा के नक्शे कदम पर चले थे। यानी कि ये अलवार संप्रदाय के प्रमुख कवियों में से या प्रमुख संतों में से एक है। ये था आज के 25 क्वेश्चंस। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।